नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो चुका है। अब तक आपने देखा कैसे इस यात्रा ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों से बातचीत की, नागरिकों से मिलने की कोशिश की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐसे वक्त पर आई जब भारत में नफरत का बाजार गर्म है, जब भारत में एक ऐसी राजनीति चरम पर है जहां तर्क, जहां विज्ञान, जहां मूल्य, संविधान और लोकतंत्र सब हाशिए की ओर धकेल दिए गए हैं। केवल और केवल एक व्यक्ति को प्रधान मान लिया गया है और उनके विचार को ही हिंदुस्तान करार दे दिया गया है। ऐसे वक्त में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का देश के नागरिकों तक पहुंचना एक ऐसा कदम है जिसे हम राहत की बौछार कह सकते हैं, जिसे हम राहत की फुहार कह सकते हैं। लोकतंत्र जब नफरत की गर्म और तूफानी राजनीति का सामना कर रहा था, इस यात्रा ने लोगों को राहत देने का काम किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मीडिया पर कवरेज आपको बताता है कि किस तरह से मीडिया सरकार के हाथ की कठपुतली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हर मौके पर एक तरफ करने की कोशिश की गई, कुछ ना कुछ विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, लगातार बताया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखें कि मीडिया का काम क्या है और मीडिया क्या कर रहा है। राहुल गांधी की राजनीति पर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे। हमने लगातार इस चैनल पर राहुल की राजनीति की बात की है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलग अलग पहलुओं पर बात की है और यह बताने की कोशिश की है कि कैसे राहुल गांधी की कोशिशें भारत में पुनर्जागरण की कोशिशें हैं। जब कभी हमने राहुल गांधी की यात्राओं के लिए पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल किया तो बहुत से आलोचकों ने इस पर आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि पुनर्जागरण का अर्थ राजनीतिक रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि पुनर्जागरण सामाजिक संदर्भों में उपयोग किया जाता है। इन आलोचकों का जोर था, जैसे राजा राममोहन राय हैं, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, तो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस पर आपत्तियां भेजी हमें कि हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे पुनर्जागरण की कोशिशों से जोड़ सकते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी किताब में भी इस बात पर स्पष्टता से उल्लेख किया गया है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर पुनर्जागरण शब्द हम क्यों लेकर आए, या राहुल गांधी की कोशिशों को हमने पुनर्जागरण क्यों कहा। राहुल गांधी की इन कोशिशों को पुनर्जागरण इसलिए कहा गया क्योंकि राहुल ने यह सब ऐसे वक्त में किया है जब धर्म की राजनीति का अंधेरा, जब नफरत की राजनीति का अंधेरा पूरे भारत में फैल चुका था। आप सोचिए और बताइए कि असली मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी, नौकरी, न्याय, रोजगार, असली मुद्दे लोकतंत्र के यही हैं। लोकतंत्र इन मुद्दों के साथ चलना होना चाहिए। लोकतंत्र इन मुद्दों पर पाबंदी नहीं हो सकती। लेकिन 10 वर्षों में केवल ऐसी राजनीति को बढ़ाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी ने की जिसमें एक अंधकार है। अंधकार है, चुप्पियां हैं और डर है। डर है कि ये देश संविधान और लोकतंत्र से रोशन ये देश एक हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को डर है कि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए। 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दौरान देश में कैसे कैसे नफरत का तूफान आया, आप सबने देखा। कैसे मीडिया सत्ता के चरणों में लौट गया, कैसे संवैधानिक राष्ट्र को
हिंदू राष्ट्र के रूप में हमें दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया, उन 20 करोड़ बेचैनियों का जवाब क्या है? असली मुद्दे कौन से हैं? किन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए? भारत में पेपर लीक मजाक बन गया है। डबल इंजन सरकारों में लगातार दलितों, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन पर मीडिया कोई सवाल नहीं पूछता। मणिपुर पर सवाल नहीं पूछता, लद्दाख पर सवाल नहीं पूछता, सोनम वांगचुक के 12वें दिन के अनशन पर सवाल नहीं पूछता। इन सब नकली मुद्दों को राष्ट्रवाद की छाया में ढकने की जो कोशिश हो रही थी, उन कोशिशों से राहुल गांधी ने लड़ने की कोशिश की है, लड़ने की पहल की है। और यह पहल निश्चित रूप से इस संदर्भ में ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसी पहल आज़ादी के बाद कोई दूसरी हमें देखने को नहीं मिलती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बार बार दोहराया है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं है। उन्होंने इसे एक सामाजिक यात्रा बताया है, इसे लोगों के साथ संवाद की यात्रा बताया है, इसे वैचारिक यात्रा बताया है और राजनीतिक यात्रा से इसे जोड़ने में या राजनीतिक पहल से इसे जोड़ने से इनकार किया है। तो ऐसे में इस यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत में हम अब तक देखते आए हैं कि राजनेता जो कुछ करते हैं उसका हासिल केवल और केवल वोट है। जब चुनाव का वक्त आता है वो रैलियां निकालते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है प्रदर्शन करते हैं। उन प्रदर्शनों में हिंसा, वैमनस्य और नफरत की राजनीति आगे रहती है। लेकिन भारत में लंबे अंतराल के बाद एक ऐसी यात्रा आई जिसने देश को जोड़ने का काम किया है। इसलिए यह दोनों यात्राएं निश्चित रूप से पुनर्जागरण हैं, लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश है। इसलिए इन यात्राओं का भारतीय लोकतंत्र में विशेष महत्व रहने वाला है। और जब कभी लोकतंत्र का जिक्र होगा और हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकतंत्र में लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जा सकती हैं, आखिर नफरत का मुकाबला कैसे किया जाए, तो इस मोहब्बत की यात्रा का हमेशा ही जिक्र होता रहेगा। नेहरू और गांधी को हमने 10 वर्षों में जितना अपमानित होते हुए देखा है, उतना भारत में कभी नहीं देखा। यह यात्रा उनके मूल्यों को आगे ले जाने की यात्रा है। इसके समापन पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का विशेष उल्लेख किया। सत्य, अहिंसा और अफ्रीका में उनके योगदान का भी जिक्र हुआ। नेल्सन मंडेला का भी जिक्र हुआ, जिन्होंने शांति और अहिंसा से अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो एक ऐसे वक्त में जब नफरत की राजनीति उफान पर है, इस यात्रा का विशेष महत्व है। आप राहुल गांधी का समापन भाषण सुनिए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे राहुल मोहब्बत पर जोर दे रहे हैं, कैसे नफरत की राजनीति को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा है घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी में इतना दम नहीं है कि वो संविधान बदल पाएं, और जो दावे किए जा रहे हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। राहुल ने दोहराया है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, यह सोच की लड़ाई है। यह केवल 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं है, यह सोच की लड़ाई है। और इस सोच की लड़ाई में हिंदुस्तान राहुल गांधी के साथ है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। आप राहुल गांधी के इस भाषण को सुनें और समझने की कोशिश करें कि राहुल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल की राजनीति क्या है। मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज यात्रा के बारे में, और जो मेरा अब पिछले 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है। पिछले साल हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले।
4,000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर, और हम सबको, मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं, वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था, अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था। और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है, मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है, और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी, और कोई देश है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट, गांधी जी की फिलॉसफी, उसने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रयोग किया, मगर जो उनको डायरेक्शन किसने दिया? उनको डायरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया। साउथ अफ्रीका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिए गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो औजार दिए गए, वो अफ्रीका के औजार नहीं थे, वो आपके औजार थे, हिंदुस्तान के औजार थे, और वो औजार हमें गांधी जी ने दिए। तो जब मैं चल रहा था, मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था, और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है, कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है। 2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग हैं। उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है,
सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता है। और मैंने सरकार के अंदर से देखा है, जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पांस मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीनकर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पर था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से दबाया जा रहा है। मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है। मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे पास छोटे व्यापारी आए गुजरात में, उन्होंने कहा कि जीएसटी से, नोटबंदी से हमें बहुत चोट लगी। मगर उसी डिस्कशन में जो किसान के साथ हो रहा है वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे। तो मेरे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है वो मुझे दिख रहा है, मगर मेरे भाई के साथ जो हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जब तक आप अपने भाई के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं देखोगे, तब तक कोई मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। मैं जूडो करता हूं और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उसमें जमीन पे गिरना पड़ता है, फेंका जाता है व्यक्ति को। तो जब पहले व्यक्ति शुरू करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जमीन पे गिरोगे तो फिर आप अपने आप की रक्षा करते हो। फिर थोड़ा एडवांस्ड होता है, फिर उसको बात समझ आती है, वो जमीन की रक्षा करना शुरू कर देता है। मतलब डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट द मैट। और बड़े मजे की बात दिखती है कि जब आप जमीन को प्रोटेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जमीन आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मूवमेंट कैसे बनती है? मूवमेंट जब बनती है जब मैं अपने दर्द को छोड़कर
मेरे साइड में जो खड़ा है उसके दर्द की रक्षा करना शुरू करता हूं, ऑटोमेटिकली वो मेरी रक्षा करेगा, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेंटल लीप की जरूरत है। सबको दिख रहा है कि भाई किसान को दिख रहा है, मजदूर को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मगर एक दूसरे का दर्द नहीं दिख रहा किसी को। मेरा एक्सपीरियंस है दूसरी यात्रा का। आखिरी बात देखिए, आपने राहुल गांधी का नाम बहुत बहुत बार लिया। कांचा जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने नारे भी दे दिए। ये राहुल गांधी नहीं है, ये हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की फीलिंग है। उनमें से मैं एक हूं और आप मेरे ऊपर फोकस कर देते हैं। बट भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अकेला नहीं चल रहा था, लाखों लोग चले थे मेरे साथ। और एक्चुअली भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ राहुल गांधी नहीं था, भारत जोड़ो यात्रा की स्ट्रेंथ वो बाकी लोग थे। तो उन पे भी फोकस होना चाहिए। लड़ना हमें एक साथ है, और ये हिंदुस्तान के दो एक्सप्रेशंस के बीच में लड़ाई है। ये राहुल गांधी, मोदी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच में लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान के नेचर के अंदर दो आत्माएं हैं, और ये उन दोनों आत्माओं के बीच में लड़ाई है। एक आत्मा कहती है कि हिंदुस्तान बीच से चलाया जाएगा, ऊपर से चलाया जाएगा, और सारे लोग ऊपर देख के ऑर्डर लेके इस देश को चलाएंगे। और ये एक सोचने का तरीका है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और एक दूसरा तरीका है कि हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज तरीके से, हिंदुस्तान के सब लोगों को सुनकर चलाया जाएगा, जिसको हम, अगर आप धार्मिक तरीके से बोलना चाहते हैं, शिव की बारात बोल लीजिए, कि सब लोगों को जगह देके निर्णय लिया जाता है। जैसे योगेंद्र यादव जी अभी बैठे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। 3-4 महीने पहले इन्होंने हमें कहा, देखिए हमें ये जो गारंटीज हैं, हमें क्लियरली बता देना चाहिए देश को कि इंडिया गठबंधन आएगा तो क्या करेगा। और आज मैंने इनसे पूछा कि आप बताइए, ये जो हमने गारंटीज देश के सामने रखी हैं, इससे आप खुश हैं? तो इन्होंने कहा मैं खुश हूं, मगर बहुत केओटिक डिस्कशन हुआ। केओटिक डिस्कशन हुआ क्योंकि ये एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, खारगे जी की इंडिया गठबंधन की गारंटीज नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है। उसको हमने चुन चुन के सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। बीजेपी ये काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनका तरीका सेंट्रलाइज है, ऊपर से बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी रेडार की बात करेंगे, सब कुछ नरेंद्र मोदी जी से निकलता है। उनके विजन में और आरएसएस के विजन में ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, किसान के पास
ज्ञान ही नहीं है, मजदूर के पास ज्ञान ही नहीं है, बेरोजगार युवक को कोई समझ नहीं है। आईआईटी की डिग्री है तो पूरी दुनिया को समझ गया। यह थिंकिंग है। तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, जितना उसमें ज्ञान है उतना ही ज्ञान हिंदुस्तान के किसान में है, बस दूसरे तरीके का है। मैं बंगाल गया और वहां पे वो महिलाएं थी, इसी यात्रा पे महिलाएं थी, वो बीड़ी बना रही थी। उनके हाथ में जो स्किल थी, बीड़ी बनाती थी वो, उनके हाथ में जो स्किल थी मैंने अपनी जिंदगी में कभी पहले नहीं देखी। मैंने ट्राई किया, मतलब एक बीड़ी मतलब मैंने रोल करने की कोशिश की, नहीं हो रही थी मुझसे। तो वो सालों का, मतलब सालों की स्किल है वो, और उसका इस देश में कोई आदर नहीं हो रहा। उस महिला को आप फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, मेक इन इंडिया उससे करवाइए और फिर देखिए क्या मजा आता है। तो ये दो अलग तरीके की सोच की लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों से जुड़े सवालों पर हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। नमस्कार।